नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से अहम खबर के साथ। सीएम योगी विभिन्न विभागों की बैठक कर रहे हैं। शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक का, जहां लोक भवन में बैठक का आयोजन। एटीएस एसटीएफ इंटेलिजेंस की प्रस्तुतिकरण बैठक शाम 6 बजे से 5 कालिदास मार्ग पर बैठक होगी। तो महत्वपूर्ण ये बैठकें लोक भवन में बैठक का आयोजित की जाएगी और इसी दौरान एटीएस एसटीएफ इंटेलिजेंस की प्रस्तुतिकरण बैठक शाम 6 बजे 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। तो इन बैठकों के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी विभिन्न विभागों की बैठक कर रहे हैं। शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक होगी और इसी के साथ साथ लोक भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। कई अहम मुद्दे इस चर्चा का विषय बने रहेंगे इस बैठक के लिए। तो एटीएस एसटीएफ इंटेलिजेंस की प्रस्तुतिकरण बैठक भी है। तो शाम 6 बजे 5 कालिदास मार्ग पर बैठक होगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ खास रहेगा? बड़ी बैठकें हैं और इन बैठकों के जरिए क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में ये बैठक कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के गठन से लेकर जुड़ा हुआ प्रेजेंटेशन है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मिलाकर एक डीजी एजुकेशन बनाया गया है और जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करना, वो चीजें जिनको लेकर शिक्षक कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, उनका निराकरण उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग के जरिए से किया जा सके, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इस प्रेजेंटेशन के जरिए उत्तर प्रदेश जो सरकार के अधिकारी हैं वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये आयोग किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या उसके पास शक्तियां होंगी, किन किन मामलों की वो सुनवाई कर सकेगा और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए ये आयोग काम करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में इस बैठक को कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री देखेंगे कि अब तक क्या चीजें तैयार की गई हैं, कैसे इस आयोग का गठन होगा, किस स्तर के अधिकारी इसमें शामिल होंगे, कैसे विभागों का समायोजन किया जाएगा, कैसे विभिन्न जो बेसिक शिक्षा और माध्यमिक के जुड़े हुए को रिलेटेड विभाग हैं उनकी भी सुनवाई इस उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग में की जा सकेगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से ये प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6:30 बजे करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश एसटीएफ, उत्तर प्रदेश एटीएस और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई यूनिट्स हैं उनका प्रेजेंटेशन देखेंगे, कैसे उनका उच्चीकरण किया जाए, कैसे उनके सेंटर्स को बढ़ाया जाए, जो उसमें कार्मिक हैं जहां उनकी कमी है कैसे उसको पूरा किया जाए, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और एटीएस के लिए किन उपकरणों की जरूरत है अत्याधुनिक बनने के लिए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये प्रेजेंटेशन शाम 6:30 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर देखेंगे। हालांकि ये दोनों महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जहां पहली बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में कर रहे हैं और दूसरी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6:30 बजे 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण ये बैठकें हैं और इनके जरिए क्या निर्देश, क्या बड़े फैसले रहते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसकी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर सामाजिक न्याय सप्ताह को लेकर बीजेपी की आज मंडल स्तर बैठक। भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की वर्चुअल बैठक है आज। अभियान को सफल बनाने के लिए आज मंडल स्तर पर बैठक होगी, जहां 6 अप्रैल को सभी बूथों पर बीजेपी का झंडा फहराएंगे बूथ अध्यक्ष। बीजेपी के स्थापना दिवस से अंबेडकर जयंती तक चलेगा ये अभियान। तो अभियान को सफल बनाने के लिए आज मंडल स्तर पर बैठक होगी, जहां बीजेपी स्थापना दिवस को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। 6 अप्रैल को सभी बूथों पर बीजेपी का झंडा फहराएंगे बूथ अध्यक्ष। बीजेपी के स्थापना दिवस से लेकर अंबेडकर जयंती तक यह अभियान चलेगा। तो सामाजिक न्याय सप्ताह को लेकर बीजेपी की आज मंडल स्तर बैठक होगी। भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की वर्चुअल बैठक है आज और इस बैठक के जरिए इस अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की जाएगी। मंडल स्तर पर यह बैठक हो रही है, जहां 6 अप्रैल को सभी बूथों पर बीजेपी का झंडा फहराएंगे बूथ अध्यक्ष और इसी के समक्ष में ये बैठक रखी गई है।
बीजेपी के स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाना है। अंबेडकर जयंती तक ये चलने वाला है। करीब 1 सप्ताह ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। 6 से इसकी शुरुआत होगी। सामाजिक न्याय सप्ताह को लेकर बीजेपी मंडल स्तर पर बैठक करेगी, जहां भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धनपाल सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। वर्चुअल रूप से अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी, कितना खास ये पूरा 1 सप्ताह रहने वाला है? क्योंकि इसकी शुरुआत होगी 6 तारीख से और बीजेपी स्थापना को लेकर खासतौर से ये अभियान चलाया जाएगा। क्या कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे? जारी है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये 6 तारीख से जो सप्ताह मनाया जाएगा, इसको नाम दिया गया है सामाजिक न्याय सप्ताह। मतलब कि जिस तरीके से जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, उनको कैसे आगे बनी जो लॉबी है उससे कैसे जोड़ा जाए, अगली पंक्ति में कैसे लाया जाए, इसको लेकर कोई रूपरेखा तैयार की। लगातार एक 6 के एजेंडे मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी यूपी इकाई ने इसकी पूरी तैयारी की। हमने देखा था लगातार 3-4 दिन से लगातार बैठकें हुई थी। कल जहाँ जिलावार बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र चौधरी और धनपाल सिंह जो की महामंत्री उन्होंने की थी। और आज उसी कड़ी में मंडल स्तर की बैठक हो रही है, जिसकी वर्चुअल बैठक की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता फिर से भूपेंद्र चौधरी और धनपाल सिंह जो कि संगठन महामंत्री हैं वो करते नजर आए। 7 संदेश देने की बात की जा रही है कि 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको 6 तारीख को जहां बूथ लेवल पे हर बूथ अध्यक्ष अपने बूथ पे अपनी पार्टी का जो झंडा है, भारतीय जनता पार्टी का निशान है, उसको हर बूथ पे लहराएगा, जिससे साफ संदेश जाएगा कि आपकी गांव की जो रियलिटी है, कि आपकी जो कार्यकर्ता है वो कितने मजबूत है और सतत बीजेपी के नारा देते नजर आएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि 11 तारीख को जो फूले की जयंती और 14 तारीख को अम्बेडकर जी की जयंती को भी मनाने का कार्यक्रम इसमें रखा गया, जिसमें खुद उद्बोधन करते नजर आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओबीसी और दलित का कार्ड खेलती विपक्ष हमेशा घेरने काम कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी अपनी सामाजिक न्याय और जो प्रदेश का जो निकाय चुनाव है, इसका लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अग्रिम श्रेणी में लाने की कोशिश करते हुए और जो उनकी योजनाएं हैं, जो मोदी योगी की सरकार की जो योजनाएं हैं, वो अंत्योदय तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी पूरी रूपरेखा बनाई गई है। अब तक जो समाज जो सम्मेलन किए जाएंगे, जो कि 17 नगर निगमों में किए जाएंगे, इसमें वो चेहरे शामिल किए जाएंगे क्षेत्र और प्रदेश के जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। उनकी यहाँ पे लगातार 7 नगर निगम सीटें हैं, उनमें 4 बैठक की जाएगी, 4 सम्मेलन चलेंगे, जिसको नाम दिया गया सामाजिक सम्मेलन का नाम दिया गया। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 27% का वोट बैंक माना जाता है ओबीसी को। ना केवल बीजेपी बल्कि सपा बसपा सबकी नजर आप देखेंगे तो ओबीसी वोट बैंक है। और लगातार चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे आप मंच पे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इस ओबीसी वर्ग को लेके जो घमासान मचा है उत्तर प्रदेश में, वो किसी से छुपा नहीं है। और निश्चित तौर पर ये ओबीसी वर्ग जो आता है 27% वोट बैंक है, ये कहीं ना कहीं आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों पे असर डालते नजर आएंगे। इसलिए जिस बात की गई, जो 1 सप्ताह का पूरा समय है, इसमें किस तरह के समान न्याय सामाजिक सप्ताह मनाया जाएगा, उसमें सभी लोग के साथ ओबीसी वर्ग को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और उसको जाने की कोशिश की जाएगी। और अंत्योदय व्यक्ति पे मोदी योगी सरकार की जो रणनीतियां हैं, जो उनके दिए गए काम है और उनके जो लाभार्थी हैं, उनसे उनकी मुलाकात की जाएगी और बताया जाएगा किस तरह से भगत सिंह की सरकार हमेशा से एक आम आदमी के लिए भी किफायती रहती है और सहयोग करती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं अब एक सामाजिक न्याय सप्ताह जरूर मनाया जा रहा है, पर अगर आप देखेंगे तो तैयारियां सिर्फ और सिर्फ आगामी निगम चुनाव, निकाय चुनाव सप्ताह को किस तरीके से सफल बनाया जाए, इसी के लिए मंडल स्तर पर ये बैठक भी आयोजित की गई है। नजर बना के रखिएगा मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। प्रयागराज से अब खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई 6 घंटे के रिमांड में आरोपियों से पूछताछ जारी। नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद से पूछताछ जारी। राकेश कुमार और अरशद कटरा से भी पूछताछ जारी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूछताछ होगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, 6 घंटे के रिमांड में आरोपियों से पूछताछ जारी है। नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद से पूछताछ जारी है। राकेश कुमार और अरशद कटरा से भी पूछताछ जारी है। तो आरोपियों से पूछताछ, जहां सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये पूछताछ चलने वाली है और शुरुआत हो चुकी है पूछताछ की। उमेश पाल हत्याकांड मामले की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और ऐसे में 6 घंटे के रिमांड में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ उनसे बड़े सवाल पूछे जाएंगे। इस दौरान क्या बड़ा खुलासा होता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। नियाज अहमद, राकेश कुमार, अरशद कटरा शामिल रहेंगे पूछताछ में।
सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूछताछ होगी। तो आरोपियों से पूछताछ अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आरोपियों से पूछताछ हो रही है और 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, हत्याकांड को बीते हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे पुलिस विभाग पर भी एक दबाव है कि वो जल्दी से जल्दी इस गुत्थी को सुलझाए, जिसके चलते उन्होंने ये 5 आरोपी हैं, इन 5 आरोपियों की कोर्ट से 24 घंटे की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 घंटे की रिमांड दी है और आज उनको प्रयागराज के दिल्ली सेंट्रल जेल से निकालकर पुलिस लाइन ले आया गया है, जहां पर 6 घंटे की पूछताछ पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर करेगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये 5 आरोपियों से पुलिस को उम्मीद है कि कुछ ऐसे सुराग मिलेंगे जिनसे जो मुख्य शूटर है उनकी धरपकड़ में पुलिस को आसानी मिलेगी, कुछ सुराग मिलेगा। और अभी एक और खबर आ रही है, आपको बताना चाहूंगा कि अतीक अहमद का जो छोटा भाई है अशरफ की जो पत्नी है आयशा के खिलाफ भी पुलिस को काफी पुख्ता सबूत मिले हैं। इसकी मदद करने का आरोप में पुलिस अब अपनी जांच का दायरा उस तरफ भी बढ़ा रही है। जल्द से जल्द हो सकता है आयशा की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल इन 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस, विभिन्न मुद्दों पर पूछ रही है कि असद कहाँ है, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है। तो हो सकता है पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी ये 5 आरोपी दे सके जिससे इस केस की गुत्थी को जल्दी सुलझाने में मदद मिले। जी बिल्कुल, क्या सवालों में अखलाक का भी जिक्र किया जा सकता है इस पूछताछ के दौरान, विवेक? जी बिल्कुल, अखलाक एक ऐसी कड़ी थी जो पूरे फंडिंग को संभालता था, पैसे के लेन देन करता था और अखलाक ही एक ऐसा शख्स था जो अतीक अहमद का काफी करीबी था। उसने अपनी बेटी का रिश्ता भी अतीक अहमद की बेटे असद के साथ कर रखा था, जो बाद में होने वाला था। तो कहीं ना कहीं अखलाक वो कड़ी है और अखलाक के बारे में भी काफी कुछ जानकारियां जो एसटीएफ की टीम है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसने कहां कहां कब कब कैसे पैसे दिए, कैसे अकाउंट को मेंटेन करता था। ये तमाम बिंदु है जो पुलिस अभी शाम के 3 बजे तक इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनसे इनको पुलिस को क्या जानकारी मिली है। जी बिल्कुल ठीक है विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। प्रयागराज से अगली खबर माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई, जहां माफिया अतीक अहमद की बदली जाएगी जेल। अतीक अहमद को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी है। साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त के चलते ये बदलाव किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। पुलिस अतीक की जेल बदलने के लिए अनुरोध करेगी। उमेश हत्याकांड में अतीक के शामिल होने के सबूत मिले हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही अतीक साबरमती जेल में बंद है, लेकिन अब साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। अतीक अहमद को जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता जेल में रहते हुए भी सामने आ रही है, उन्हीं तमाम सबूतों के आधार पर यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी और उसके बाद ये अनुरोध करेगी पुलिस कि तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए अतीक अहमद को। तो ये बड़ी अपडेट, उमेश हत्याकांड में अतीक के शामिल होने के सबूत थे और इन सबूतों के बलबूते पर ही सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की तरफ से अतीक को तिहाड़ जेल भेजने की, शिफ्ट करने की मांग की जाएगी। तो अतीक अहमद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, माफिया अतीक अहमद की जेल बदली जाएगी। अपडेट लेते हैं, विवेक जुड़े हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विवेक, देखिए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है पुलिस, जहां तिहाड़ जेल में शिफ्ट कराने की योजना बनाई जा रही है और मामलों में जिस तरीके से अतीक अहमद की संलिप्तता है उसका सबूत और उसका हवाला दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद उनका नाम निकलकर सामने आया और वो नामजद किए गए, कहीं न कहीं सवालिया निशान लग रहा है कि जब एक लंबा वक्त जेल में बीत जाता है तो आदमी एक अपना अच्छी खासी जान पहचान बना लेता है। पुलिस किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है कि आगे इस तरीके की कोई दूसरी घटना हो, जिसके चलते पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी और उनसे ये अनुरोध करेगी कि इनको तिहाड़ जेल, दूसरी जेल शिफ्ट किया जाए, जैसा तिहाड़ जेल का नाम आ रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से संलिप्तता अतीक अहमद की जेल में रहते हुए लोगों से मिलना, फोन पे बात करना, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई, काफी अहम सबूत पुलिस को मिले इस उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। तो ऐसे में अब जो स्थिति बन रही है तो पुलिस का ये और पुलिस के अधिकारियों का यही स्पष्ट रूप से कहना है कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रहे हैं और इनकी जेल बदलने का काम करेंगे, जिससे आने वाले वक्त में किसी इस तरीके की घटना न होने पाए। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं जो एक्टिविटीज सामने आ रही है, अगर ये सबूत पेश किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर अर्जी भी दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट राजी होता है, तो कहीं ना कहीं उन सबूतों को आधार बनाते हुए अतीक अहमद पर उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी जांच आगे बढ़ेगी।
जी बिल्कुल, अगर सारी बातें जिस तरीके से निकल कर सामने आ रही है तो पुलिस उन तमाम तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट में रखेगी कि किस तरीके से अतीक अहमद ने अपने रसूख का प्रयोग करते हुए भरे बाजार में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कराई है, किस तरीके से उसकी संलिप्तता रही, वो तमाम दस्तावेज जो तमाम चीजें हैं, पुलिस उन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। उसके बाद कोर्ट से निवेदन करेगी कि इनका जो जेल है वो जल्द से जल्द बदला जाए, जिससे आने वाले वक्त में किसी तरीके की यह संलिप्तता होने पाए, लोगों से बात न करने पाओ, कड़ी सुरक्षा के बीच में ऐसे जेल में रखा जाए जहां से ये अपना कुछ भी न कर पाए और आगे इस तरीके की घटना को अंजाम देने में ये आगे न बढ़ पाए। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपको तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से अब खबर, एटीएस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। बुलंदशहर के सयाना में एटीएस की छापेमारी। केरल में ट्रेन में आग लगाने के मामले में छापेमारी हुई है। ट्रेन में बैठने के विवाद में आरोपी शाहरुख ने यात्रियों पर केमिकल फेंका था। केमिकल में झुलसने से 3 यात्रियों की मौत हुई थी। एटीएस गाजियाबाद की 6 सदस्यीय टीम ने एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। कारपेंटर का काम करता है पकड़ा गया युवक। बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र के अकबराबाद का पूरा मामला है। तो हड़कंप मच गया है पुलिस की कार्रवाई से, जहां ट्रेन में बैठने के विवाद में आरोपी शाहरुख, जहां केमिकल में झुलसने की वजह से 3 यात्रियों की मौत हो गई है। एटीएस गाजियाबाद की 6 सदस्यीय टीम ने एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। कारपेंटर का काम करता है पकड़ा गया युवक। तो चलती ट्रेन में ये बड़ा मामला सामने आया। बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र के अकबराबाद का ये पूरा मामला है, जहां एटीएस की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है एटीएस ने कई अहम सुराग भी बरामद किए हैं। बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र के अकबराबाद का ये पूरा मामला है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आरोपी शाहरुख मुख्य तौर पर देखा जा रहा है आरोपी की भूमिका में, क्या कुछ फिलहाल पुलिस के हाथ तथ्य लगे हैं? बिल्कुल उन्नति, आपको बता दूं बुलंदशहर में देर रात को एटीएस गाजियाबाद की 6 सदस्यीय टीम ने छापामारी की है और छापामारी के दौरान ये शाहरुख बुलंदशहर के स्याना कस्बा में रहता है, जहां अभी 2 अप्रैल को केरल में एक ट्रेन में 3 लोगों की जलने से मौत हो गई थी। उसको मामले में संदिग्ध मामला बताया जा रहा है, जिसकी कॉल डिटेल के आधार पर इसकी भी लोकेशन वहां पाई गई है। हालांकि पूरे मामले में एटीएस की जो टीम है वो गाजियाबाद के लिए रवाना हो गई है। उससे पूछताछ की जा रही है जिस उसका नाम वहां पर केरल में निकल कर आया है कॉल डिटेल के आधार पर। हालांकि परिजनों का यह आरोप है कि केरल कैसे पहुंचा, वो तो गाजियाबाद गया था, 2 दिन के अंदर केरल कैसे पहुंचा पर ये परिजनों का आरोप है। परंतु पुलिस ने एटीएस मौके से यहां से लेकर फरार हो गई है। गाजियाबाद में उससे पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले में आरोप सिद्ध होते हैं तो गाजियाबाद एटीएस पुलिस केरल को वो सौंपेगी इसे शाहरुख को। हालांकि पूरे मामले को देखा जाए, इसके बड़े भाई ये कारपेंटर का काम करते हैं, बुलंदशहर में इनका कारोबार है और दिल्ली, गाजियाबाद, अन्य शहरों में इनका कारोबार बताया जा रहा है कारपेंटर फर्नीचर का। अब देखना होगा कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, एटीएस पूछताछ की जा रही है, एटीएस गाजियाबाद ले गई है देर रात को, और देर रात के दौरान क्या क्या निकलकर सामने आता है कि हालांकि अभी भी हिरासत में है शाहरुख, एटीएस के हिरासत में एटीएस गाजियाबाद की में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो आरोप सिद्ध होते हैं तो केरल पुलिस उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी और मान्य न्यायालय में उसे केरल में पेश करेगी। जी बिल्कुल, देखिए देखना होगा किस तरीके से पुलिस पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया अशोक आपका। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी का भागीरथ प्रयास सफल हो रहा है। विकास की उम्मीद जगा रहा जल जीवन मिशन। हर घर जल योजना से लग रहे विकास के पंख। श्रावस्ती में 765 लोगों को मिला स्वच्छ जल। हर घर जल योजना से बदली है थारू जनजाति की किस्मत। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की योजना। तो विकास की उम्मीद जगा रहा जल जीवन मिशन। तो हर घर जल योजना से लग रहे विकास को पंख। तो श्रावस्ती में 765 लोगों को मिला है स्वच्छ जल। तो हर घर जल योजना से बदली थारू जनजाति की किस्मत। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की बड़ी योजना।
लखनऊ से अब खबर 25% तक सस्ते हो सकते हैं एलडीए के खाली पड़े फ्लैट। एलडीए खाली पड़े लगभग 2300 फ्लैटों को 25% तक सस्ता करने का विचार कर रही है। एलडीए ने सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जो फ्लैट नहीं बिक रहे, समिति उनका मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के बाद फ्लैट की कीमतें तय की जाएंगी। एलडीए 10 अप्रैल को होने जा रही बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखने जा रहा है। तो मूल्यांकन के बाद फ्लैट की कीमतें तय की जाएंगी और इसी के साथ एलडीए 10 अप्रैल को होने जा रही बोर्ड की बैठक में इसका प्रस्ताव रखने जा रहा है। तो 25% तक सस्ते हो सकते हैं एलडीए के खाली पड़े फ्लैट। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने न्यूज वन इंडिया के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज महासचिवों की बैठक में पिछले कार्यों का मंथन हुआ और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ अहम कहा, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों की आज बैठक होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, बीजेपी की अगर हम बात करें, विपक्षी दल एक तरफ एकजुट हो रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जो है आज बैठक करने वाली है। किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी, खासतौर पे अगर लोकसभा के चुनाव अगर हम देखें तो वो भी नजदीक है 2024 के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते उनके महामंत्री को समय समय बैठना रहता है। पहले जो बैठक हुई थी उस दिन नहीं रहते, तो अगली बार हम 4 तारीख को मिलेंगे, बैठेंगे, पूर्व में कौन कौन से काम पे उस पर चर्चा करेंगे और एक राजनीतिक दल है इसलिए चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। एक रूटीन काम है, रूटीन वर्क है, सभी महामंत्रियों को उन्होंने काम दिए हुए हैं और जो काम संगठन ने ले रखे हैं उनको आगे बढ़ाना है। सर, अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास क्या कुछ चुनौती है, खासतौर पे ओबीसी समाज को लेकर अपनी ओर साधने के लिए, या यूं कहें क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि ओबीसी समाज का ज्यादातर जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इस बार की क्या कुछ तैयारी है, खासतौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी एजेंडे पे ही काम नहीं करती, चुनाव ही उसके प्रमुखता नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने एक मूल मंत्र हमें दिया है, चुनाव भी जीतना है और लोगों का दिल भी जीतना है। तो दिल जीतने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, लोगों के पास में आज सरकार की सारी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसकी चिंता हम लगातार करते रहते हैं। सर, उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी ने आपसे मुलाकात की है, किन विषयों पर चर्चा हो चुकी है? आप उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। वो आए हुए थे, अनेकों ने काम होते हैं, हर मंत्री अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है और जो केंद्र से जुड़े हुए होते हैं केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर अपना सहयोग लेने की कोशिश करता है। बिहार की बात करें या बंगाल की बात करें, हिंसा की खबरें अलग अलग जगहों से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचती है और किस तरीके की कार्रवाई की मांग करती है, खासतौर पर अराजक तत्वों पर? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि दोनों जगह जो सरकारें बैठी हैं सब संविधान की शपथ लेके बैठी हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मुस्लिम का वोट पाने के लिए हिंदुओं को जिस प्रकार दबाने का काम कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि मुसलमानों को किसी प्रकार की रमजानों में हानि नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के एरिया में आप नहीं जाएंगे, मुसलमानों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। तो हिंदू कहाँ जाएगा बेचारा? उसकी भी तो रामनवमी है, उसकी भी हनुमान जयंती है, उसके भी पर्व लगातार होते हैं, वो भी एक अपनी भावनाओं को लेकर जीता है, तो उसका कोई हक नहीं है क्या देश पे? लेकिन जो लोग संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी ऐसे हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में फिर शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वार जारी है। अब बीजेपी नेता आशीष सूद ने पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर के जरिए सीएम केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा गया है। ये पोस्टर वार लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहा है, जहां इसकी शुरुआत होती है कि मोदी हटाओ देश बचाओ और उसके बाद पलटवार किया जाता है, दिल्ली बचाओ केजरीवाल हटाओ। इसी के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किए जाते हैं जिसमें लिखा जाता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और अब इसके बाद बीजेपी नेता की तरफ से ये पोस्टर छपवाए गए हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा गया है। तो अब बीजेपी नेता आशीष सूद की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए हैं।
गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन के 80 फुटा रोड पर स्पर्श हॉस्पिटल में किडनी में पत्थरी का ऑपरेशन कराने गए युवक की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं परिजनों का आरोप है कि गलत ऑपरेशन से युवक की मौत हुई और डॉक्टर मौके से फरार है। मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। इस दौरान हॉस्पिटल में हंगामे के मौके पर मौजूद पुलिस और परिजनों के बीच झड़प हुई और परिजनों ने रोड जमकर नारेबाजी की है। जो रोहित नाम है, सनोप लीलू, ये मेरे बुआ जी का लड़का है। इसकी तबीयत खराब हो रही थी काफ़ी टाइम से, मतलब इसको पथरी थी, ठीक है, पित्त की थैली में, दोनों गुर्दों में। हम यहाँ पे लाए इसको। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन किया एक। उसके बाद इसकी हालत बिल्कुल गंभीर हो गई और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसको अटैक है। ये 3 बजे मतलब ख़त्म हो चुका है, मगर ये अब 8 बजे तक हमें बता रहे हैं कि ये ख़त्म हो गया है। आगरा पुलिस और अंतर जनपदीय गिरोह में मुठभेड़ हुई है। एक चोर के पैर में गोली लगी है, 4 गिरफ्तार हुए हैं, अन्य 4 फरार बताए जा रहे हैं। एसओजी टीम और थाना जैतपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस के रोकने पर शातिर चोरों ने पुलिस पर ही फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर के पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरोह ने कोल्ड स्टोरेज में लगे ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चोरी किया था। पकड़े गए शातिरों पर कई जिलों में मुकदमे दर्ज है। तो जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर के पैर में गोली लगी है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।